आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी सेकेंड ईयर की कौन सी चैप्टर है, 3rd नंबर, और उसका नाम क्या है, सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, और इसी में आज हम स्केलेटन के बारे में और स्केलेटन के दो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है या उनके जो फ्रेमवर्क जिससे बनी हुई है स्केलेटन की, जिसमें हमारे पास एक बोन आती है और दूसरा क्या आता है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है हमें, वाई वी नीड सपोर्ट। हमारे ऊपर क्या हो रहा है, ग्रेविटी का प्रेशर, कोई एक्सटर्नल और फोर्सेस है, तो इन प्रेशर के अगेंस्ट हमारी बॉडी को सस्टेन रहना चाहिए। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, सपोर्ट की, और वो सपोर्ट हमें मिलती कहाँ से है, वो हमें स्केलेटन से। और स्केलेटन बेसिकली बना किस चीज़ से है, वो दो चीज़ों से बनी है, एक बोन और कार्टिलेज। ठीक है, अच्छा, बोन और कार्टिलेज की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बोन एंड कार्टिलेज इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अच्छा, अब स्केलेटन के मेन फंक्शन क्या है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। तो पहला फंक्शन इसका क्या है, आपका शेप, जो सपोर्ट देना, आपका शेप मेंटेन करना और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन आपकी स्केलेटन सरंजाम दे रही है। अब हमारे पास इसके और भी फंक्शन हो सकते हैं, उसमें क्या है, मिनरल होम्योस्टेसिस। मिनरल होम्योस्टेसिस में हमारी ज़्यादातर जो साल्ट होती है वो कहाँ पे डिपोजिट है, हमारे बोन पे, जैसे कि हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इस तरह जो हमारे पास हैं फास्फेट्स, और इसी तरह जो सल्फेट्स है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मौजूद है, ये आपके बोन में। तो इनका एक खास लेवल आपके बॉडी में जो है मेंटेन या उनकी होम्योस्टेसिस रहनी चाहिए, क्योंकि होम्योस्टेसिस हमने इससे प्रीवियस जो आपका चैप्टर था उसमें डिटेल से पढ़ा है, तो हर चीज़ की होम्योस्टेसिस हो सकती है, इसी तरह मिनरल की भी होम्योस्टेसिस। ठीक है, इसके अलावा यही जो बोन है हमारी, और वो क्या चीज़ बनाती है, आपके ब्लड सेल्स को बनाती है, आरबीसीज को चाहे डब्ल्यूबीसीज, ये भी आपके कहाँ से बनते हैं, आपके बोन से बनते हैं। ठीक है, बोन में बोन मैरो है और बोन मैरो की जो रेड बोन मैरो होती है उससे ही चीज़ बनती है। ठीक है, इस तरह यही जो हमारी स्केलेटन है एक और एडिशनल फंक्शन करती है, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम आपकी बनाती है। जाहिर सी बात है, आपकी जो इम्यून सिस्टम के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, वो किन चीज़ से मिलके बनी है, वो आपके ब्लड सेल से बनी है, वाइट ब्लड सेल से। आपके जो न्यूट्रोफिल्स है, आपके जो बेसोफिल है, आपकी यूसिनोफिल है, ये सारे आपके कहाँ पे बनते हैं, आपके बोन मैरो में बनते हैं, और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके जो टी सेल है और बी सेल है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, वो भी यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो ये जनरल फंक्शन है, इसी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकती है कि वो व्हाट आर द फंक्शन और मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। ठीक है, या बोन के भी अगर आपको आ जाए तो ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं बोन से। तो बोन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी है, आप मुझे जहाँ जहाँ से मिले हुए वो आपके सामने रखेंगे। बोन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू that is hard and strong and give support or make major skeleton, major portion of skeleton.
अच्छा, अब बोन की तरफ आ जाए कि डेफिनेशन हो गई। तो बोन हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिसमें सेल्स कम हो, सेल्स कम हो, जिनसे टिश्यू बनी है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा हो। आपको पता है सेल के सराउंडिंग को ईसीएम कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अगर किसी टिश्यू में सेल्स का नंबर कम हो और उसमें सेलुलर मैट्रिक्स जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है? कनेक्टिव। अब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है जैसे कि बोन है, जैसे कि कार्टिलेज है, जैसे कि ब्लड है। ब्लड भी आप देख लें तो उसमें हमारे पास 45% वो क्या होती हैं? सेल्स होते हैं, और 55% उसमें प्लाज्मा होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होती है? ये बाइंडिंग करती है, कनेक्शन करवाती है दो चीज़ों के दरमियान, बोन्स के दरमियान या ऑर्गन के दरमियान, ठीक है। फिर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब ये हार्ड है। हार्ड का मतलब क्या है? इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बोन कंप्रेस नहीं हो सकती, और ये स्ट्रांग है, इसको बेंड भी नहीं किया जा सकता। तो ये हार्ड भी है और स्ट्रांग भी है। और हमारी स्केलेटन का जाहिर सी बात है, ह्यूमन स्केलेटन का ये मेजर पोर्शन बनाती है। स्केलेटन के वैसे 3 टाइप्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में जिस्म में पानी जो है वो मौजूद होता है, जिससे जो है क्या हो, एक हार्ड स्ट्रक्चर जो है पास होता है। जैसे आप लोगों ने एक खिलौने वगैरह नहीं देखे हुए जिसमें हवा भरते हो, मुख्तलिफ किस्म के जो आप लोगों ने देखे हुए होंगे, उसमें हवा भरते तो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। नहीं, वो हवा निकाल दी जाए तो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? वो कंस्ट्रक्ट कर जाती है। इसी तरह हमारे पास कुछ एनिमल ऐसी हैं जिनके अंदर बॉडी में कैविटी में पानी फ्लूइड फिल्ड जब हो जाती है तो वो हार्ड बन जाती है, और उससे निकल जाए तो साफ बन जाती है। तो वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन हमारे पास होती है जो जिस्म के बाहर होती है, जैसे कि मच्छर वगैरह जो इंसेक्ट होते हैं, इनमें एक्सोस्केलेटन, या जो आपके स्नेल होते हैं, इसका जो है अंदर वाला हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, बाहर जो शेल होती है वो क्या होती हैं? वो आपकी एक्सोस्केलेटन होती है। और इसी तरह अगर हम अपने बॉडी की बात की जाए तो हमारे बॉडी में स्केलेटन अंदर है, तो हम एंडोस्केलेटन वाले हैं। तो आपको बताया कि जो स्केलेटन है ह्यूमन एंडोस्केलेटन, ये 2 चीज़ों से मेजर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा इसमें बोन पाए जाते हैं, और जगह जगह पे जहाँ पे मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत हो वहाँ पे कार्टिलेज भी, ठीक है। अच्छा, बोन की बात की जाए कंपोजिशन के लिहाज से, तो बोन हमारे पास तकरीबन 65% किस चीज़ से बनी है? 65% इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। एनापामा हाइड्रॉक्सी एपेटाइट, और ये क्या चीज़ है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, और बहुत सारे और साल्ट भी इसमें मौजूद होती है। तो इनऑर्गेनिक हमारे पास इसमें कितना पोर्शन है? तकरीबन 65% बनता है, और इस पोर्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सी एपेटाइट, ठीक है। फिर हमारे पास है ऑर्गेनिक पोर्शन, कितनी बनती है? 35%। और उसमें मेनली क्या चीज़ होती है? कोलाजन प्रोटीन। और कोलाजन किस टाइप का? कोलाजन 1। तो ये कोलाजन 1 प्रोटीन हमारे पास किस में होती है? ये बोन में होती है, ठीक है। और उनका ऑर्गेनिक पोर्शन जो है बनाता है। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर बोन की मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो बोन की मॉर्फोलॉजी यूँ है। ये हमारे पास बोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एक बोन है। अब बोन का ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं एपिफाइसिस, या हेड ऑफ बोन भी कहा जाता है। एपिफाइसिस
या हेड्स ऑफ बोन, ठीक है, ईवी एपिपाइसिस। इसी तरह ये वाला दरमियाना जो है आपको जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं डायापाइसिस, या इसको शाफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हेड ऑफ इसको एपिपाइसिस, तो जो शाफ्ट होती है उसको क्या कहते हैं, डायापाइसिस, ठीक है। अब इसको क्या है, ब्लड सप्लाई भी आ रही है बोन को, और बोन को जो है नर्व सप्लाई भी आती है, और इसके अलावा आपको पता है कि बोन अगर टूट जाए तो ये जल्दी हील भी कर जाता है। इसकी वजह ये है कि इसको ब्लड सप्लाई मौजूद है, यानी इसको आर्टरी भी आ रही है और वेन भी निकलता है और इसको नर्व भी आती है। जहाँ जहाँ पे आता है वो आपको एनाटॉमी में हम सिखाएंगे, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है। मॉर्फोलॉजी में आपके हेड्स होते हैं एपिपाइसिस और क्या है, डायापाइसिस जो शाफ्ट होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कार्टिलेज होती है, इसी तरह यहाँ पे भी कार्टिलेज होती है इसके हेड के ऊपर, और इसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ताकि वहाँ पे शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए जो है वो यूज़ हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था ना कंपोजिशन में हमने इसके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को डिस्कस किया, लेकिन इसमें एक चीज़ हमसे रह गई, वो क्या है, बोन सेल्स। क्योंकि दो चीज़ों से मैंने कहा एक टिश्यू बनी है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स तो इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसमें बोन सेल भी होते हैं। तकरीबन 98% इसमें यही क्या चीज़ होती है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और 2% इसमें बोन सेल्स होते हैं। अब बोन सेल हमारे पास जो यहाँ पाए जाते हैं 4 किस्म के बोन सेल्स पाए जाते हैं। कितने किस्म के, 4 टाइप के बोन सेल्स, जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। डस्टर का कौन कौन से सेल्स होते हैं, हमारे पास 4 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। एक को कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल, दूसरे को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और तीसरे को कहते हैं ऑस्टियोसाइट सेल या ऑस्टियोसाइट्स, और इसके साथ साथ है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोजेनिक सेल क्या है, ये हमारे पास स्टेम सेल्स होती है। क्या चीज़ है, स्टेम सेल। स्टेम सेल वो सेल्स होती है जो कि अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी बरकरार रखती है और नए सेल के बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कौन का ऑस्टियोजेनिक सेल, और इससे क्या चीज़ बनेगी, ऑस्टियोजेनिक सेल बनेगी डिवीजन के दौरान, और ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑस्टियोजेनिक सेल है इसमें एक न्यूक्लियस होती है, यानी मोनोन्यूक्लियर है, और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जो हमारे पास ये बोन है ना, इसका आउटर जो पोर्शन है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं, पेरिओस्टियम। क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम, ठीक है। और इसके अंदर वाली जो बोन की स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं, एंडोस्टियम। क्या कहते हैं, एंडोस्टियम। पेरिओस्टियम इसका एरगेट वाला, और हमारे पास इसका क्या है, अंदर वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है, एंडोस्टियम। तो इन जगहों में कौन से सेल पाए जाते हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल, और इनमें माइटोसिस होती है, इसमें डिवीजन होता रहता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑस्टियोजेनिक सेल का, ऑस्टियोब्लास्ट सेल को बनाना, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन। दूसरे टाइप के सेल जो बोन में पाए जाते हैं उसको ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी क्या है, मोनोन्यूक्लिएट है, इनमें डिवीजन नहीं होता, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स है ना ये बनाती है, जो हमारे पास इसमें कोलेजन प्रोटीन है वो सेल में बनेगा ना, तो वो सेल कहाँ पे है, ऑस्टियोब्लास्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए बोन फॉर्मिंग सेल कौन से है, तो ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। और अगर ये ऑस्टियोब्लास्ट बोन मैट्रिक्स को सिक्रीट करना छोड़ दे तो फिर ये क्या चीज़ बन जाती है, मैच्योर बोन सेल, जिसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट। उनका काम क्या होता है, उनका एक काम ये है कि मिनरल होम्योस्टेसिस करते हैं, यानी रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी, ये कौन करती है, ऑस्टियोसाइट, ठीक है।
यानी जो हमारे पास अगर हद से ज़्यादा कैल्शियम आई हुई है तो उनको डिपॉजिट करती है कहाँ के ऊपर, बोन्स के, ठीक है। तो इनका ये काम है और इसमें भी माइटोसिस नहीं होती और ये भी मोनोन्यूक्लियर है। ये दोनों सेल्स ऑस्टियोजेनिक सेल्स से वजूद में आते हैं। लेकिन जो फोर्थ नंबर वाले सेल्स है जिसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स से नहीं बनती, बल्कि ये किससे बन रही है, मोनोसाइट से। और मोनोसाइट कौन से सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स, यानी मैक्रोफेज बन जाते हैं बोन में, और उन मैक्रोफेज को फिर ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट की मल्टी न्यूक्लियर है, इसमें सेल्स ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको सेंसिशियम देखो। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल का मेन फंक्शन क्या है, ये भी मिनरल होमोस्टेसिस करती है। कैसे, ये हमारे पास जब ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम हो जाए तो फिर ये बोन को डीमिनरलाइज करती है, रिजॉर्प्शन करवाती है, उनको तोड़ती है और इससे कैल्शियम की लेवल को ब्लड में एंटर कर देती है, जिसमें फिर कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होती है और नॉर्मल के ऊपर आ जाती है। और ये दोनों सेल ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट भी किसी हार्मोन के जो है ऊपर डिपेंडेंट है। एक जो तभी होंगे जब हार्मोन आगे इनको एक्टिवेट करे, और उस हार्मोन में जो कैल्सिटोनिन है आपके थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो आके आपके ऑस्टियोसाइट्स को एक्टिवेट करती है। लेकिन आपकी जो पैराथायराइड हार्मोन है, जो पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होती है, वो आपके ऑस्टियोक्लास्ट को क्या करती है, एक्टिवेट, ठीक है। तो ये बोन सेल्स थे। फिर मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजी के लिहाज से कि हमारे पास एपिफाइसिस है और डायाफाइसिस। एपिफाइसिस को हेड ऑफ बोन भी कहते हैं और डायाफाइसिस को शाफ्ट भी बोलते हैं। यहाँ जो एपिफाइसिस है ना, यहाँ पे बोन्स जो पाई जाती है वो पोरस होती है, ठीक है। और इस बोन को क्या कहते हैं, कौन सी बोन कहते हैं इसको, स्पॉन्जी बोन। कौन सा, स्पॉन्जी बोन। देखिए हेड में जो बोन होते हैं उसको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। और स्पॉन्जी बोन में हमारे पास अगर इसकी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ले आए तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। और इसको कहते हैं ट्रेबिक्यूली, ट्रेबिक्यूली, ठीक है। और इनकी जो स्पेसेस है ना, इसमें बोन मैरो होती है और उस बोन मैरो को क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो। और इसका मेन काम क्या होता है, रेड आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन, ब्लड सेल की फॉर्मेशन। ये किसका काम है, स्पॉन्जी बोन। कौन का, स्पॉन्जी बोन को एक और नाम भी देते हैं, कैंसिलस बोन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास स्पॉन्जी बोन ही को कहते हैं और इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे ट्रेबिक्यूली कहते हैं। इसमें जो स्पेसेस होते हैं, इसमें बोन मैरो होता है और उस बोन मैरो को क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो। और इसका मेन काम क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन, ठीक है। इस तरह अगर हम डायाफाइसिस की तरफ आ जाए तो इसके जो एंडोस्टियम है ना, इसके यहाँ पे हम इस तरह कर देते हैं तो इसका जो आउटर पोर्शन होता है वो कंपैक्ट बोन कहलाती है। क्या कहलाती है, कंपैक्ट बोन। एक स्पॉन्जी बोन था, इसको कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं, कंपैक्ट बोन को, ठीक है। और इसके जो इनर साइड के ऊपर होता है वो स्पॉन्जी बोन कहलाती है। मेजर जो आपकी स्पॉन्जी बोन है वो आपके हेड्स में पाया जाता है, शाफ्ट में थोड़ा बहुत स्पॉन्जी बोन होता है जो अंदर साइड, लेकिन आउटर से ये सख्त होता है तो कंपैक्ट बोन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे एक कैविटी होती है, इस कैविटी को कहते हैं मेडुलरी कैविटी। और इसमें क्या होता है, येलो बोन मैरो। और इस येलो बोन मैरो का काम क्या होता है, फैट्स को स्टोर करना, या फिर अगर ज़रूरत हो ब्लड सेल की फॉर्मेशन की वो भी करवाना। ज़्यादातर जो बोन मैरो, रेड बोन मैरो होती है वो आपकी ब्लड सेल की फॉर्मेशन करती है, लेकिन येलो बोन मैरो की ज़रूरत के वक्त करती है। नहीं, उसका मेन काम फैट को स्टोर करना है। आपने देखा हुआ होगा, बहुत लजीज भी होती है जब आप कोई हड्डी वो आपको पकाए और फिर आप उससे वो चीज़ निकाल के दें तो वो हमारे पास बहुत लजीज होता है, बहुत डिलीशियस होता है येलो बोन मैरो, ठीक है। इसको लोग खाते भी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, मॉर्फोलॉजी है। और ये जो स्पॉन्जी बोन है इसकी मैंने यहाँ आपको एनाटॉमी भी
जो है क्या हुआ है वो डिस्कस किया है। अच्छा, हम इधर से एक पोर्शन ले लेते हैं, बल्कि ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको कहा आउटर क्या होती है, आपकी पेरियोस्टियम होती है, पेरियोस्टियम। आपसे कोई पूछे कि हमारे पास बोन का मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। इस पेरियोस्टियम के दो लेयर होते हैं। जो आउटर लेयर है ना ये वाला, इसको फाइब्रस लेयर कहते हैं, फाइब्रस लेयर, ठीक है। और ये जो हमारे पास इनर वाला लेयर है इसको क्या कहते हैं, सेलुलर लेयर। फिर सेलुलर लेयर से नीचे मैंने आपको बताया एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं एंडोस्टियम। क्या कहते हैं, शुरू में ये सरकमफ्रेंशियल लेमेला बनाती है, इस तरह आपकी पूरी बोन के जो है लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन के थ्रू जा रही होती है, तो ये सरकमफ्रेंशियल लेमेला कहलाता है। और ये यहाँ दरमियान में जो ही हम मेडुलरी कैविटी की तरफ बढ़ते हैं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर एडॉप्ट कर लेती है। यहाँ पे इसका सेंट्रल कैनाल होता है, इस सेंट्रल कैनाल में आपकी आर्टरी आती है, आपका वेन निकलता है और आपकी नर्व की सप्लाई भी इसको जो है आ रही होती है। यहाँ पे जो आपको ये रिंग नज़र आ रहे हैं इसको कंसेंट्रिक लेमेला या मेम्ब्रेन या रिंग कहते हैं, सरकमफ्रेंशियल रिंग या लेमेला, और इसको कंसेंट्रिक रिंग, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रही है इसको कहते हैं ऑस्टियन। क्या कहते हैं, ऑस्टियन। और ये जो सिस्टम बनाता है इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ट्रैवर्सियन सिस्टम, ट्रैवर्सियन सिस्टम। इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन भी कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। यानी सारी चीज़ें बोन की यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। किसमें, एक रिंग मैंने यहाँ बता के लाया, ठीक है। अब इसको देखते हैं किस तरह होता है। ये इस तरह का रिंग पाई जाती है। यहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियर, जो कि क्या बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। इसके साथ साथ जो सेल है ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है। ये दो सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, एंडोस्टियम और कहाँ पे, सेलुलर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम। तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सेल और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। दरमियान में एक कैनाल होती है जहाँ पे आपकी आर्टरी आ रही है, आपका वेन जो है निकल रहा है और आपकी नर्व सप्लाई, इसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं और इसमें ये चीज़ें मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। और ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, किस जरिए से, यानी जहाँ पे कैविटी में मौजूद होते हैं उस कैविटी को लिक्यूना कहा जाता है, एक को लिक्यूना और ज़्यादा को लिक्यूनी कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए से, उसको क्या कहते हैं, कैनालिक्यूली, लिक्यूनी और कैनालिक्यूली, ठीक है। समझ आ रही है, ये पूरा एक सिस्टम है ना। तो इस सिस्टम में कई चीज़ें मौजूद हैं। मैंने आपको कहा कि ये रिंग मौजूद होता है और रिंग हमारे पास इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ऑस्टियोजेनिक और ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं। कुछ सेल हमारे पास ये सेंट्रल कैनाल के साथ मौजूद होते हैं और कुछ जो है इसके रिंग में होते हैं, वो ऑस्टियोसाइट कहलाते हैं। और वो ऑस्टियोसाइट आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, इसे कहते हैं कैनालिक्यूली। और जहाँ पे सेल मौजूद होते हैं वहाँ एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, लिक्यूली। समझ आ रही है। यहाँ पे एक और टाइप के सेल्स भी पाए जाते हैं जिसे कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। और ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल मैंने शुरू में इसके फंक्शन आपको बताए हुए, ठीक है। तो ये एक सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं। और ये एक ऑस्टियन की हमने पूरी जो है एनाटॉमी आपके सामने रखी है, जो कि ये सिस्टम बनाती है जिसे फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन कहा जाता है। तो ये हमारे पास बोन की क्या है, एनाटॉमी। मैंने यहाँ आपको मॉर्फोलॉजी भी बताई इसकी, फिर मैंने जगह जगह से आपकी जो है इसकी जूम इन करवा के उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर एनाटॉमी भी बता दी। अब बोन के फंक्शन क्या है,
बोन के फंक्शन मैंने शुरू में कहे थे आपको कि सपोर्ट दे रहा है, ये आपको क्या कर रही है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे कि हार्ट है, आपके जो ब्रेन है, वाइटल ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसके अलावा ये मसल के लिए साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है जो कि आपको मूवमेंट में हेल्प करवा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जो है रेड ब्लड सेल की और वाइट ब्लड सेल की क्या कर रही है, प्रोडक्शन भी कर रही है। ठीक है, तो आपकी ब्लड को भी बनाती है, ब्लड के सेल्स को बनाती है। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम में भी रोल प्ले करती है। जैसे कि आपके वाइट ब्लड सेल जब बनते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं और आपकी सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है इम्यून सिस्टम की बनती है। ओवरऑल हमने जो आपके स्केलेटन के लिए फंक्शन दिए थे तो वहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे है जो कि बोन इटसेल्फ वो क्या कर रही है, वो जो है आपके लिए परफॉर्म कर रही है। तो ये आज का जो है हमारा एक टॉपिक कवर हुआ जो कि बोन के रिलेटेड था। ठीक है, इसको आप करें।